Hello everyone, welcome to you in our YouTube class. Today we will discuss about heart attack और मायोकार्डियल इंफार्क्ट। जो आज का हमारा जो मेडिकल सर्जिकल फर्स्ट के अंदर जो टॉपिक रहने वाला है कार्डियोवास्कुलर के अंदर, उसका नाम है मायोकार्डियल इंफार्क्शन और हार्ट अटैक, या इसको हम एमआई भी बोलते हैं, एमआई। तो ये आज का हमारा टॉपिक है। जो मायोकार्डियल इंफार्क्ट या हार्ट अटैक है, इसके अंदर क्या होगा कि जब हार्ट का जो मायोकार्डियम जो मिडल लेयर है उसको सफिशिएंट ब्लड या ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी, उस कंडीशन में वो लॉस ऑफ फंक्शन कर देगा, मतलब वो काम करना बंद कर देगी और पर्सन्स को जो हार्ट है वो ब्लॉक हो जाएगा, जो हार्ट है वो काम करना बंद कर देगा। इस कंडीशन को हम बोलेंगे मायोकार्डियल इंफार्क्ट या हार्ट अटैक। इसको शॉर्टली हम एमआई भी बोलते हैं। ये एक सीवियर कंडीशन है और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है एग्जाम के अगर व्यू से देखें तो इसकी डेफिनेशन की बात करें हैं, डेफिनेशन क्या होगी? जो मायोकार्डियल इंफार्क्ट है वो क्या है? इट इज ए कंडीशन इन विच अब्रप्टली, एक कंडीशन है जिसके अंदर अब्रप्टली का मतलब यहाँ पे होगा सडनली, अचानक, सडनली, अब्रप्टली एंड severely decrease oxygen and blood supply to the myocardium cell and tissue। मतलब कि जो मायोकार्डियम है, जो हार्ट की जो मिडल लेयर है, उसके जो सेल और टिश्यू है उनको अगर सडनली, अब्रप्टली और सीवियरली जो ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई है वो सप्लाई होना बंद हो जाए, डिक्रीज हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या होगा? जो मायोकार्डियल इंफार्क्ट है वो अक्कर होगा। ये ऐसा होगा क्यों कि जो ब्लड सप्लाई हो रही है वो कम क्यों होगी? ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ कोरोनरी आर्टरी। मतलब जो कोरोनरी आर्टरी है जो हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही है, उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से जो मायोकार्डियम है उसकी सेल और टिश्यू को प्रॉपर ऑक्सीजन और ब्लड नहीं मिलेगा। जब उसको इसके थ्रू इनको जब ब्लड और ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो क्या होगा कि पेशेंट्स को इस्चीमिया की कंडीशन हो जाएगी। कोरोनरी आर्टरी या कोरोनरी आर्टरी की ब्रांच के अंदर कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से सेल और टिश्यू को, मायोकार्डियम की सेल और टिश्यू को ऑक्सीजन नहीं मिल रही, जिसकी वजह से बिकॉज ऑफ दिस डेवलप इस्चीमिया की कंडीशन अक्कर हो जाएगी और हाइपोक्सिया हो जाएगा। इस्चीमिया का मतलब होगा कि जो ऑक्सीजन का लेवल है वो डिक्रीज हो जाएगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी मायोकार्डियम को। हाइपोक्सिया की कंडीशन हो जाएगी, सेल और टिश्यू में ऑक्सीजन की जो कमी है वो हो जाएगी। एंड कॉज टिश्यू एंड सेल नेक्रोसिस। जब इस्चीमिया या हाइपोक्सिया हो जाएगा तो उसकी वजह से जो मायोकार्डियम के जो सेल और टिश्यू है उनके अंदर क्या हो जाएगा? नेक्रोसिस हो जाएगा। जब सेल टिश्यू के अंदर नेक्रोसिस हो जाएगा तो वो लॉस ऑफ फंक्शन कर देंगे, मतलब वो फंक्शन नहीं कर पाएंगे। और जब सेल और टिश्यू मायोकार्डियम के फंक्शन नहीं कर पाएंगे तो जो मायोकार्डियम है वो भी फंक्शन नहीं करेगी, और जब वो फंक्शन नहीं करेगी तो जो हार्ट का जो पंपिंग है वो नहीं होगा, हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन डायलेशन है वो नहीं होगा, जिससे हार्ट है वो काम करना बंद कर देगा, जिसको हम बोलते हैं पेशेंट को हार्ट अटैक हो गया। तो ये इसकी डेफिनेशन की हमने बात की। अब नेक्स्ट जो हम इस कंडीशन में बात करेंगे वो है लोकेशन की, लोकेशन ऑफ एमआई। मतलब कि जो कोरोनरी आर्टरी है उस कोरोनरी आर्टरी में कहाँ प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से पेशेंट्स को एमआई की कंडीशन है वो अक्कर होगी। तो फर्स्टली हम लोकेशन की बात करें कि कहाँ पर अबनॉर्मलिटी आएगी कोरोनरी आर्टरी में। तो फर्स्ट वन है ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी एंड कॉज एंटीरियर वॉल एमआई और सेप्टल एमआई बोथ। देखो क्या होता है, जैसे ही हमारी जो कोरोनरी आर्टरी होती है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। एक होता है राइट कोरोनरी आर्टरी और एक होती है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। जो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी है उसका आगे सब डिवीजन होता है, और जो आगे सब डिवीजन होता है उसमें एक होता है लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, और जो दूसरा जो लेफ्ट आर्टरी की जो दूसरी ब्रांच होती है वो होती है सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, या इसको हम बोलते हैं मार्जिन। ये आगे दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, मार्जिन, सर्कमफ्लेक्स आर्टरी।
तो जो फर्स्ट ऑब्स्ट्रक्शन है वो कहाँ हो रहा है, लेफ्ट एंटीरियर आर्टरी के अंदर हो रहा है। तो लेफ्ट आर्टरी की जो लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी है उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, और उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आने की वजह से क्या हो रहा है, जो एंटीरियर वाल है, जो हार्ट की जो एंटीरियर वाल है उसके अंदर एमआई खोज हो रहा है, और जो सेप्टल का मतलब जहां पर जो एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच में जो सेप्टल है, जो वाल्स है, उसके अंदर एमआई है वो क्रिएट होगा, या दोनों में हो सकता है। तो ये फर्स्ट लोकेशन थी। सेकंड की बात करें, ऑब्स्ट्रक्शन इन द सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, जो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी है उसकी जो सेकंड ब्रांच है, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की जो सेकंड ब्रांच है सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, उसके अंदर मतलब इस सर्कमफ्लेक्स आर्टरी के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन ब्लॉकेज आ जाएगा, और उसके अंदर ब्लॉकेज ऑब्स्ट्रक्शन आने की वजह से क्या होगा कि जो पोस्टीरियर वाल है, हार्ट की जो पीछे की पोस्टीरियर वाल है उसके अंदर, पोस्टीरियर वाल के अंदर और लैटरल वाल के अंदर क्या हो जाएगा, एमआई अक्कर हो जाएगा। तो सर्कमफ्लेक्स आर्टरी के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आने की वजह से यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो रही है। फर्स्ट ये लोकेशन थी, सेकंड ये लोकेशन है, और थर्ड वन अगर बात करें तो वो आएगा राइट के अंदर, राइट कोरोनरी आर्टरी। अगर ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द राइट कोरोनरी आर्टरी, मतलब राइट कोरोनरी आर्टरी के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो क्या होगा, जो इंफीरियर पार्ट है, जो इंफीरियर हार्ट की जो इंफीरियर वाल है उसके अंदर क्या हो जाएगा, एमआई की कंडीशन है वो क्रिएट हो जाएगी। तो ये तीन तरह की लोकेशन थी। अब लोकेशन के बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके जो रिस्क फैक्टर है। ओके, तो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इसके जो कॉजेज या रिस्क फैक्टर है। ऊपर पढ़ा हमने डेफिनेशन और लोकेशन, जो इसके कॉजेज रहेंगे, रिस्क फैक्टर रहेंगे, उसमें क्या रहेगा, फर्स्ट में एथेरोस्क्लेरोसिस और आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस और आर्टेरियोस्क्लेरोसिस क्या होता है ये बच्चे ने कमेंट किया था कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था एथेरोस्क्लेरोसिस कि एथेरोस्क्लेरोसिस और आर्टेरियोस्क्लेरोसिस के अंदर डिफरेंस है वो माइनर डिफरेंस है। क्या होता है, एथेरोस्क्लेरोसिस के अंदर क्या होता है, जो फैट या कोलेस्ट्रॉल होता है वो वाल आर्टरी के अंदर डिपॉजिट हो जाता है। मतलब जब फैट और कोलेस्ट्रॉल जब आर्टरी के अंदर डिपॉजिट होता है वहां पर वो प्लग बनाना स्टार्ट कर देता है, प्लग बना देता है, उसको हम बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। ध्यान रखना, जब फैट और कोलेस्ट्रॉल आर्टरी के अंदर प्लग बनाते हैं, थ्रोम्बस बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। दूसरा आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस का मतलब होता है कि इसकी वजह से फैट और कोलेस्ट्रॉल जब डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है तो उसकी वजह से जब आर्टरी की जो इलास्टिसिटी है, वाल की जो इलास्टिसिटी है वो डिक्रीज हो जाए, जो वाल है वो थिन हो जाए, मोटी हो जाए, उसको हम बोलेंगे आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। तो अगर पेशेंट को एथेरोस्क्लेरोसिस है या आर्टेरियोस्क्लेरोसिस है तो उस वजह से पेशेंट्स को एमआई की कंडीशन या हार्ट ब्लॉक, हार्ट अटैक वो आ सकता है। नेक्स्ट वन है सीडी, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। अगर पेशेंट को कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, जैसे हमने पीछे लोकेशन की बात की, राइट कोरोनरी आर्टरी या लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी या इन आर्टरी की जो ब्रांचेज है उनके अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, चाहे वो वाल का ऑब्स्ट्रक्शन है, चाहे वहां से कोलेस्ट्रॉल वहां पे डिपॉजिट हो गया है, ब्लॉकेज आ गई है, तो उसकी वजह से आगे ब्लड सप्लाई नहीं होगी, ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो O2 नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, उसकी वजह से इस्कीमिया की कंडीशन क्रिएट हो जाएगी और पेशेंट्स को मायोकार्डियल इंफार्क्शन होने के चांसेस जब इंक्रीज हो जाएंगे। नेक्स्ट वन है एलिवेटेड कोलेस्ट्रॉल लेवल। अगर कोलेस्ट्रॉल का लेवल है वो एलिवेटेड है, जैसे हमने पीछे बात की, अगर कोलेस्ट्रॉल का लेवल 200 mg/dl से ज्यादा हो जाएगा उस कंडीशन में पेशेंट को क्या है, जो एथेरोस्क्लेरोसिस होने के चांसेस है वो इंक्रीज हो जाएंगे, और जब एथेरोस्क्लेरोसिस के चांस इंक्रीज हो जाएंगे तो उसको ये कंडीशन हो सकती है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं स्मोकिंग की। तो स्मोकिंग क्या करता है, मायोकार्डियल इंफार्क्ट या हार्ट अटैक क्रिएट कर सकता है। कैसे कर सकता है, स्मोकिंग के अंदर क्या होता है, निकोटीन होता है, और निकोटीन क्या करता है, हाइपरटेंशन कोज करता है। निकोटीन क्या करेगा, हाइपरटेंशन कोज करेगा, तो हाइपरटेंशन होने की वजह से मायोकार्डियल इंफार्क्ट है वो हो सकता है। अब हाइपरटेंशन कैसे कोज करेगा, तो नेक्स्ट जो कोज है वो है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन में क्या होता है कि जो ब्लड का जो प्रेशर है 140/90 mmHg से वो ज्यादा हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं हाइपरटेंशन। जब प्रेशर क्या होता है कि जो वाल के ऊपर ब्लड का प्रेशर लग रहा है उसको हम
ब्लड प्रेशर बोलते हैं, या उसको हम हाइपरटेंशन बोलते हैं। मतलब ये प्रेशर अगर ज्यादा हो जाएगा उसको हाइपरटेंशन बोलेंगे। अब हाइपरटेंशन होने से मायोकार्डियल इंफार्क्शन कैसे क्रिएट होगा? जैसे ही ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा तो बढ़ा हुआ प्रेशर क्या करेगा, इस वाल के अंदर प्रेस करेगा, और जब वाल के ऊपर प्रेशर लगाएगा तो वाल के अंदर लीजन बन सकता है, वाल है उसके अंदर फिशर आ सकती है। तो जैसे ही लीजन बनेगा तो वहां पे क्या प्लेटलेट्स, अगर हाइपरटेंशन है वो वाल के अंदर लीजन है वो कर दे, मतलब वहां पे वुंड बना दे, और जब वुंड बनेगा तो क्या है प्लेटलेट्स, वहां पे प्लेटलेट्स आकर कम्युलेट होना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे प्लेटलेट आकर स्टार्ट होगी तो कम्युलेशन, कोएगुलेशन फैक्टर अब एक्टिवेट हो जाएगा, और फैट और लिपिड बढ़ा है वो भी यहाँ पर आकर कम्युलेट होना स्टार्ट हो जाता है, और धीरे 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 वो क्या करते हैं, इसके डायमीटर को कम कर देते हैं और पेशेंट को एमआई की कंडीशन है वो कॉज कर देते हैं। तो इस तरह से हाइपरटेंशन है वो एमआई कॉज कर सकता है। नेक्स्ट वन है स्ट्रेस। स्ट्रेस में क्या होता है कि स्ट्रेस की वजह से जो हार्मोनल डिसबैलेंस है वो हो जाता है। जैसे एड्रिनल कॉर्टेक्स की हम बात करें तो जो एड्रिनल है वहां से हार्मोन है वो डिसबैलेंस हो जाएंगे, और जब हार्मोन है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगे, एड्रिनल हार्मोन है वो जब इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगे तो वो क्या करेंगे, रिलीज होकर हाइपरटेंशन कॉज करेंगे। तो स्ट्रेस की वजह से पेशेंट को हाइपरटेंशन हो जाएगा, और हाइपरटेंशन है यहाँ पर हमने पढ़ा कि वो कैसे एमआई कॉज कर सकता है। नेक्स्ट वन हम बात करेंगे सेक्स की। तो जो नेक्स्ट कॉज है वो है सेक्स। तो अगर जो सेक्स होता है वो भी मायोकार्डियल इंफार्क्ट है उसको कॉज कर सकता है। कैसे करेगा? जैसे हम बात करें कि जो मेल होता है, मेल इज मोर अफेक्टिव देन फीमेल। जो मेल पर्सन होते हैं उनको हार्ट अटैक ज्यादा आता है, उनको एमआई की कंडीशन है वो ज्यादा अक्कर होती है, और जो फीमेल होता है, जो फीमेल सेक्स होता है उसके अंदर ये कंडीशन क्रिएट होने अक्कर होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अगर होते भी हैं तो आफ्टर 45 ईयर या उसको जो मेनोपॉज जब स्टार्ट होता है उसके बाद एमआई हो सकता है। तो यहाँ पर कारण क्या होगा, फीमेल में क्या होता है, एस्ट्रोजन होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन होता है, और जो एस्ट्रोजन हार्मोन है वो क्या करता है कि ब्लड के अंदर, एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है, ब्लड में से जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसको लीवर में लेके जाता है। मतलब फीमेल के अंदर जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है वो क्या करता है, जो एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल है ब्लड के अंदर उसको ब्लड से लीवर में लेके जाएगा, और लीवर क्या करेगा, उस कोलेस्ट्रॉल से बाइल बना देगा। मतलब बड़े हुए कोलेस्ट्रॉल की वो लीवर क्या करेगा, बाइल बना देगा, मतलब बाइल का फॉर्मेशन होना वो ज्यादा हो जाएगा। इस वजह से फीमेल के अंदर जो हार्ट अटैक की कंडीशन है वो कम देखने को मिलती है। जब लीवर से बाइल का जो फॉर्मेशन है वो ज्यादा हो जाएगा तो उस कंडीशन में कोलेलिथाइसिस की कंडीशन अक्कर हो सकती है फीमेल के अंदर। तो हमने पीछे पढ़ा था कि फीमेल के अंदर कोलेलिथाइसिस है वो ज्यादा देखने को मिलता है, मतलब उसके अंदर स्टोन की फॉर्मेशन होने लग जाती है। तो ये सेक्स की पैथोफिजियोलॉजी है यहाँ पर एमआई कॉज करने के अंदर। नेक्स्ट हम बात करें फिजिकल इनएक्टिविटी। जो फिजिकल इनएक्टिविटी है इसका मतलब होगा कि पर्सन है जब वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल जी रहा है या कोई भी वो एक्टिविटी नहीं कर रहा, एक्सरसाइज नहीं कर रहा, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो फैट होता है वो डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है, या हम कहें कि वेट है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। जब फैट डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा तो वो एमआई कॉज कर सकता है। नेक्स्ट वन है ओबेसिटी बीच में रह गया। ओबेसिटी का मतलब होगा कि बॉडी में फैट का लेवल है वो इंक्रीज हो गया है, मोटापा ज्यादा आ गया है, तो मोटापे की वजह से हाइपरटेंशन होगा, हाइपरटेंशन की वजह से ये वाली कंडीशन हो सकती है। नेक्स्ट वन है डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस है वो क्या करेगा, मायोकार्डियल इंफार्क्ट है वो कॉज कर सकता है। जैसे हमने यहाँ पे पैथोफिजियोलॉजी पढ़ी, इससे क्या है, जब ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है और ग्लूकोज का लेवल बढ़ा हुआ होगा तो लीवर है वो प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पाएगा। जब प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पाएगा तो जो कोलेस्ट्रॉल का जो बैलेंस है उसके अंदर अब नॉर्मलिटी आ जाएगी, फैट है वो ज़्यादा बनने स्टार्ट हो जाएगी, जिससे क्या है मायोकार्डियल इंफार्क्ट है वो हो सकता है, क्योंकि ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ सकता है डायबिटीज मेलाइटस की वजह से। तो ये हमने बात की थी। ओके,
अब नेक्स्ट बात कर रहे हैं पैथोफिजियोलॉजी की, कि जो एमआई है, जो हार्ट अटैक हो रहा है, उसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या रहेगी। बहुत इंपॉर्टेंट पैथोफिजियोलॉजी है, ध्यान से समझने वाली बात है। क्या होगा कि जो हमने एटियोलॉजिकल फैक्टर पढ़े हैं, कॉजेज पढ़े हैं, रिस्क फैक्टर पढ़े हैं, उनकी वजह से ड्यू टू वेरी एटियोलॉजिकल फैक्टर अगर O2 सप्लाई है वो डिक्रीज हो जाए मायोकार्डियम में, मतलब एटियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से जो मायोकार्डियम लेयर है उसको जब ऑक्सीजन है वो प्रॉपर ना मिले, ऑक्सीजन है वो कम मिले, और जब ऑक्सीजन कम मिलेगी या ना मिलेगी तो उस कंडीशन में जो कंडीशन अक्कर होगी उसको हम बोलेंगे इस्चीमिया। मतलब ऑक्सीजन तो नहीं मिलेगी तो कंडीशन कौन सी क्रिएट होगी, इस्चीमिया की कंडीशन हो जाएगी, हाइपोक्सिया की कंडीशन हो जाएगी। कहां पे होगी, सेल एंड टिश्यू ऑफ मायोकार्डियम, मायोकार्डियम के सेल टिश्यू के अंदर इस्चीमिया हो जाएगा, हाइपोक्सिया हो जाएगा। जब इस्चीमिया हाइपोक्सिया होगा तो क्या होगा, डिक्रीज एरोबिक रेस्पिरेशन। अब समझने वाली बात है, डिक्रीज एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक का मतलब है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन डिक्रीज हो जाएगा। मतलब कि एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एटीपी की फॉर्मेशन होता है, O2 की प्रेजेंस में एटीपी का फॉर्मेशन होता है। तो जब ऑक्सीजन कम होगी तो क्या है, ये भी डिक्रीज हो जाएगा। मतलब जो एटीपी का जो फॉर्मेशन है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बनना बंद हो जाएगा। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एटीपी का फॉर्मेशन होता है, और जब ऑक्सीजन कम हो जाएगी तो क्या होगा, जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एटीपी बन रहा है वो डिक्रीज हो जाएगा। जब एटीपी ऑक्सीजन की कंडीशन में डिक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा, इंक्रीज एनारोबिक रेस्पिरेशन। मतलब एनारोबिक रेस्पिरेशन का मतलब यहाँ पे होगा कि विदाउट O2 एटीपी फॉर्मेशन होगा। मतलब ऑक्सीजन की एब्सेंस के अंदर एटीपी का फॉर्मेशन होगा। देखने वाली बात है, एटीपी का फॉर्मेशन है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है, उसको हम बोलते हैं एरोबिक। यहाँ पे क्या है, एरोबिक डिक्रीज हो गया तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एटीपी का फॉर्मेशन डिक्रीज हो जाएगा। जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एटीपी का फॉर्मेशन डिक्रीज हो जाएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, एब्सेंस, ऑक्सीजन की एब्सेंस में एटीपी का फॉर्मेशन होगा। और जब ऑक्सीजन की एब्सेंस में एटीपी का फॉर्मेशन होगा तो उसको हम बोलेंगे इंक्रीज एनारोबिक रेस्पिरेशन। मतलब इंक्रीज हो जाएगा एनारोबिक रेस्पिरेशन। जब एनारोबिक रेस्पिरेशन इंक्रीज होता है तो उस कंडीशन में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब बॉडी में जब एटीपी है वो बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एक्सेस में बनता है तो क्या लैक्टिक एसिड है वो ज्यादा बनेगा, और लैक्टिक एसिड फॉर्म होगा तो उस कंडीशन में एसिडोसिस की कंडीशन है वो क्रिएट हो जाएगी। और जब एसिडोसिस हो जाएगा उस कंडीशन में क्या होगा, कैल्शियम का लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा। बॉडी में कैल्शियम का लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा। क्यों इंक्रीज होगा, क्योंकि जो एटीपी है उसका एनारोबिक जो फॉर्मेशन है वो कम हो गया है, वो बंद हो गया है। जो एटीपी की जो फॉर्मेशन है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो कम हो गई है, तो उसकी वजह से क्या होगा, सोडियम और पोटेशियम चैनल है वो ओपन नहीं होंगे, क्लोज रहेंगे। और जब ये ओपन नहीं होंगे उस कंडीशन में कैल्शियम का लेवल है वो इंक्रीज होता है। और हमें पता है कि जो कैल्शियम होता है वो क्या करता है, मसल्स और सेल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ पे उसके बाद क्या होगा, सेल कॉन्ट्रैक्शन इज इंक्रीज बाय कैल्शियम। कैल्शियम की वजह से सेल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन है वो इंक्रीज हो जाएगा, मतलब सेल है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। और जब सेल कॉन्ट्रैक्ट होगी उस कंडीशन में क्या होगा, ग्लूटामेट का फॉर्मेशन होगा, जो क्या है एक तरह का न्यूरोट्रांसमीटर। ग्लूटामेट क्या है, एक तरह का न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि ब्रेन से सिक्रेट होगा। जब कैल्शियम का लेवल बढ़ जाएगा, सेल है वो कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, उस कंडीशन में ब्रेन है वो ग्लूटामेट का फॉर्मेशन करना स्टार्ट करेगा। और जब ग्लूटामेट का फॉर्मेशन स्टार्ट होगा तो ग्लूटामेट क्या करेगा, जो फ्री रेडिकल्स है उनका ऑक्सीडेशन करना स्टार्ट कर देगा। मतलब फ्री रेडिकल्स बनने हैं वो ज्यादा स्टार्ट हो जाएंगे, सेल से फ्री रेडिकल्स बनना है वो ज्यादा हो जाएंगे, ज्यादा फॉर्मेशन होगी। जब फ्री रेडिकल्स की फॉर्मेशन ज्यादा होगी उस कंडीशन में क्या होगा, फ्री रेडिकल्स नॉर्मल सेल को डैमेज कर देंगे।
अगर रेडिकल्स की अमाउंट बढ़ती है बॉडी में तो फ्री रेडिकल्स क्या करते हैं, सेल को डैमेज कर देते हैं। तो क्या होगा, डैमेज ऑफ सेल ऑफ मायोकार्डियम, मायोकार्डियम की सेल डैमेज हो जाएगी। जब मायोकार्डियम की सेल डैमेज होगी तो जो ऑक्सीजन या जो ब्लड सप्लाई हो रहा है वो भी कम हो जाएगा, मतलब सेल है वो नेक्रोटाइज हो गई है, तो वहाँ पे वो ब्लड को नहीं ले जा पाएगी और ऑक्सीजन को भी वो वहाँ पे कैरी नहीं कर पाएगी, कीप नहीं कर पाएगी। जब वो ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई को नहीं लेगी उस कंडीशन में क्या होगा, वहाँ पर नेक्रोसिस हो जाएगा, सेल और टिश्यू का नेक्रोसिस हो जाएगा। और जब सेल और टिश्यू का नेक्रोसिस हो जाएगा तो उस कंडीशन में किसका हो रहा है, मायोकार्डियम का हो रहा है, तो उसकी वजह से एमआई कोज हो जाएगा। एमआई क्या था, मतलब हमने पढ़ा था कि जब प्रॉपर ब्लड और ऑक्सीजन नहीं मिलती है मायोकार्डियम को और मायोकार्डियम की सेल और टिश्यू को, उसको हम एमआई बोलते हैं। तो यहीं पर हमने इसको परफॉर्म किया है, प्रूफ किया है कि नेक्रोसिस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि O2 और ब्लड सप्लाई है वो कम हो रही है, इसकी वजह से एमआई हो जाएगा। तो ये इसकी पैथोफिजियोलॉजी थी। जो साइन सिम्टम है उसमें अगर बात करें कि अगर हार्ट अटैक की कंडीशन होती है, मायोकार्डियल इंफार्क्शन होता है, तो उस कंडीशन में पेशेंट की बॉडी के अंदर कौन कौन से साइन सिम्टम हमें देखने को मिलते हैं और उन्हें पहचान कर हम अर्ली पेशेंट की जो डिजीज है उसका मैनेजमेंट कर सकें और पेशेंट्स को जो डेंजरस कंडीशन में जाने वाला है, उसकी डेथ होने वाली है, उसको हम बचा सकें। तो क्या क्या साइन सिम्टम अक्कर होंगे, मतलब एमआई के पेशेंट में हमें क्या देखने को मिलेगा। फर्स्ट वन है पेन। पेशेंट्स को अगर हार्ट अटैक हो रहा है या उसको मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो रहा है, उस कंडीशन में इस्चीमिया हो रहा था, इस्चीमिया की वजह से पेशेंट को सीवियर पेन होगा। जो पेन है वो सीवियर होगा और वो रिलीफ नहीं होगा। अगर आप उसको एंटीजीवी देते हो, नाइट्रोग्लाइसिन जो ड्रग है वो देते हो, उससे भी वो पेन है रिलीज नहीं होगा। अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब पेशेंट को एमआई की कंडीशन अक्कर हो रही है। अब जो पेन हो रहा है, अगर उस पेन के हम करैक्टर्स की बात करें कि पेन के अंदर क्या क्या करैक्टर्स, मतलब पेन है वो किस तरह का होगा, तो जो पेन है उसके अंदर मैंने बनाया है PQRST। PQRST तरह का पेन का करैक्टर वो अक्कर होएगा। पहले हम बात करें P फॉर यहाँ पर रहेगा प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर। प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर का मतलब है कि कौन से फैक्टर है जो कोज कर रहे हैं पेन को, या कौन से फैक्टर है जो एमआई को कोज कर रहे हैं। तो ये हो सकता है विदाउट कोज और विद स्ट्रेस, फियर, एंजाइटी। मतलब जो पेन होगा या एमआई होगा वो बिना किसी कोच के आ जाएगा। हम नॉर्मली खड़े हैं या नॉर्मली बैठे हैं या कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, नॉर्मली बैठे हैं तो भी आ सकता है, और जब हम कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं तब भी आ सकता है, बिना कोच भी हो सकता है। और जब ब्लड की डिमांड है वो बढ़ती है, सर्कुलेशन डिमांड बढ़ती है, ऑक्सीजन की डिमांड बॉडी में बढ़ती है, जैसे एक्सरसाइज कर रहे हैं या हैवी वर्कआउट कर रहे हैं, उस कंडीशन में डिमांड पूरी नहीं हो रही, तो उस कंडीशन में भी प्रेसिपिटेटिंग है वो हो सकता है। नेक्स्ट वन हम बात करें क्यू फॉर द क्वालिटी ऑफ पेन, मतलब उस पेन की जो क्वालिटी है वो कैसी होगी। जो पेन की क्वालिटी है वो क्रशिंग टाइप का पेन होगा, मतलब एक तरह क्रशिंग, ऐसे लग रहा है कि कोई हमें वहां पे नीफ से क्रश कर रहा है, भयंकर सीवियर पेन होगा। नेक्स्ट वन है रेडिएशन। आर फॉर रेडिएशन ऑफ पेन, मतलब जो पेन है वो रेडिएट होगा, एक जगह से दूसरी जगह वो जैसे किरणें तरंगे जाती है उस तरह से जाएगा, तरंगनुमा, उसको हम बोलेंगे रेडिएशन। मतलब जो पेन है वो हार्ट से शोल्डर की तरफ जाएगा, आर्म्स के अंदर आ सकता है, जा के अंदर पेन जा सकता है, नेक के अंदर और बैक के अंदर पेन है वो जा सकता है। तो ये कैरेक्टर होगा आर का, रेडिएशन का। नेक्स्ट जो पेन का कैरेक्टर है वो है सीवियरिटी, कि जो पेन की सीवियरिटी है वो कैसी रहेगी। तो जो पेन की जो सीवियरिटी है वो एक सीवियर टाइप का पेन होगा, जोरदार पेन होगा। नेक्स्ट हम बात करें टी की, तो टी फॉर है टाइमिंग, मतलब जो पेशेंट को एमआई के अंदर जो पेन होगा वो मिनिमम 30 मिनट्स का या मोर देन 30 मिनट, एक पीक पेन होगा, 30 मिनट तक का पेन हो सकता है, या वो पेन है वो 30 मिनट से ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये पेन का था, पेन का जो पहला साइन था उसके कैरेक्टर की हमने बात की। पेन के बाद जो नेक्स्ट साइन सिम्टम आएगा वो होगा नोजिया एंड वॉमिटिंग, मतलब पेशेंट को नोजिया हो सकता है, घबराहट हो सकती है, उसको वॉमिटिंग की कंडीशन है वो हो सकती है, पेशेंट को वॉमिट आ सकती है। डायफोरेसिस, पेशेंट को स्वेटिंग ज़्यादा होगी।
अगर पेशेंट को स्वेटिंग ज़्यादा हो रही है, रेस्टिंग कंडीशन में भी उसको स्वेटिंग ज़्यादा हो रही है, इसका मतलब उसको एमआई होने वाला है, कार्डियक अरेस्ट होने वाला है। डिस्निया, पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी है वो होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग हो जाएगी। डिसरिदमिया, डिसरिदमिया हो जाएगा। डिसरिदमिया किसका होगा? पल्स का डिसरिदमिया हो जाएगा। पल्स है वो अकर होएगी, फिर कुछ टाइम अकर नहीं होगी, फिर अकर होगी, या फास्ट अकर होगी, डल अकर होगी। रेस्पिरेशन के अंदर भी डिसरिदमिया क्रिएट हो जाएगा। फियर एंड एंजाइटी, फियर रहेगा पेशेंट को। फियर किस चीज का होगा? मरने का डर। पेशेंट को लगेगा भी मैं मरने वाला हूँ, मतलब उसको फियर होगा, मरने का डर लगेगा उसको, एंजाइटी होगी, बहुत ज़्यादा घबराहट होगी, इरिटेट हो जाएगा, वो एक जगह स्टेबल नहीं रह पाएगा, बैठेगा, बैठ के वो भागने की कोशिश करेगा, या वो ऐसे लगेगा भी उसके ऊपर प्रेशर दिया जा रहा है, वो मतलब वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, बार बार वो इरिटेट होगा, हिलेगा डुलेगा। टैकीकार्डिया, रेस्पिरेशन है मैंने बताया, डिस्ट्रेस होगा तो रेस्पिरेशन है वो इंक्रीज हो जाएगा, मतलब जो नॉर्मल 20 है 20 से ज़्यादा रेस्पिरेशन पर मिनट होंगे। नेक्स्ट वन है कूलन बॉडी। कूलन बॉडी का मतलब है कि पेशेंट की जो बॉडी है वो ठंडी हो जाएगी। अगर पेशेंट की बॉडी है वो ठंडी हो रही है, ये भी एक परफेक्ट साइन है एमआई का कि पेशेंट्स को अगर ठंडी एक्सट्रीमिटी ठंडी हो रही है, उसकी बॉडी ठंडी हो रही है, स्वेटिंग उसकी आ रही है, तो एमआई पेशेंट को हो सकता है। नेक्स्ट है साइनोसिस। अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी ब्लड में तो सिंपल सी बात है वहां पर साइनोसिस की कंडीशन है वो देखने को मिलेगी। नेक्स्ट वन है पाल्पिटेशन। पाल्पिटेशन का मतलब है पेशेंट को खुद की जो हार्ट बीट है वो सुनाई देने लग जाती है। एंड ओलिगोयूरिया, और जो यूरिया है वो ओलिगो हो जाएगा, मतलब पेशेंट है वो यूरिन है वो कम पास आउट करेगा, पेशेंट को ओलिगोयूरिया की कंडीशन है वो अक्सर हो जाएगी। तो आज जो हमने बात की है वो मायोकार्डियल इंफार्क्ट के बारे में बात की है, जिसके अंदर हमने डेफिनेशन, लोकेशन, रिस्क फैक्टर, पैथोफिजियोलॉजी और साइन सिम्पटम पढ़े हैं। क्लास बड़ी हो रही है तो हम इस क्लास को यहीं पर स्टॉप कर रहे हैं साइन सिम्पटम तक। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि हम कौन कौन से डायग्नोसिस करवाएंगे, क्या इसकी मैनेजमेंट करेंगे, क्या इसका सर्जिकल मैनेजमेंट करेंगे, तो बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।